Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing motion in a plane. And in this part 2 lecture, I will explain displacement vector. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है बट एप्लीकेशन वाइज अगर हम देखें तो बड़ा यूज़फुल है. प्रीवियस चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर. आपको याद आ रहा होगा, उसमें हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा था. फिर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा था. तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है वैसे, बट इसे आज हम थोड़ा सा वेक्टर्स के फॉर्म में देखने वाले हैं. तो आपको अगर याद आ रहा होगा, हमने कहा था कि अगर सपोज़ कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, वो पॉइंट ए पर है फ़िलहाल और उसे पॉइंट बी पर जाना है, तो इस पॉइंट बी पर जाने के लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है. सपोज़ वो इस तरह से जा रहा है, मे बी पॉसिबल कि वो इस तरह से जा रहा है, मे बी पॉसिबल कि वो इस तरह से जा रहा है. पहले ए से एल पर गया, फिर एल से एम पर, देन एम से फिर बी पर पहुंचा. तो ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए. ऑब्वियसली जिस भी पाथ से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रैवल कर रहा होगा, इस हर पाथ की लेंथ अलग अलग होगी. इस हर पाथ की लेंथ अलग अलग हो सकती है. ठीक है. जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस एक्चुअल में होती है इस पाथ की लेंथ की. इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कौन सा वाला पाथ लिया और उस पाथ की लेंथ कितनी है. लेकिन अगर हम बात सिर्फ इतनी करें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब कोई ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस ऑब्जेक्ट सपोज कोई शिफ्ट हो रहा है, ठीक है. तो शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम शो करना चाहें तो हम सिंपली इस तरह से कहेंगे कि पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट इस तरह से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हो गया. ठीक है. पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हुआ. ठीक है. तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं. ठीक है. डिस्टेंस बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रैवल किया है उस पाथ की लेंथ कितनी है, वो बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि उस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस क्या है. अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यहाँ पर पाथ लेंथ से कोई नाता नहीं रखता. वो ये बताता है सिर्फ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो शिफ्टिंग हुई है ऑब्जेक्ट की, उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है. ठीक है. इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है. सीधी सीधी बात है, इनिशियल पॉइंट जो इसका जो इसका सोर्स है, ओरिजिन है, और बी इज़ अ फाइनल पॉइंट. ठीक है. जो इसका डेस्टिनेशन है, इस इनिशियल पॉइंट या सोर्स से फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन की तरफ अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से कि वो स्ट्रेट लाइन बेसिकली एक एरो को शो कर रही है. वो स्ट्रेट लाइन बेसिकली एक एरो को शो कर रही है, और उस एरो का जो टेल है वो लाई कर रहा है इनिशियल पॉइंट पर, और उस एरो का जो टिप है वो लाई कर रहा है किसी फाइनल पॉइंट पर. तो डेफिनेटली ये जो एरो होगा, ये एरो डिफाइन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी. और डेफिनेटली हम इस एरो को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये एरो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ बेसिकली व्हाट. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ बेसिकली द एरो विच इज़ शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा वो लाई करेगा हमेशा इनिशियल पॉइंट पर. ठीक है. और इसका जो टिप होगा वो लाई करेगा हमेशा फाइनल पॉइंट पर. ठीक है. हम कोई सा भी रास्ता देखें, किसी भी पर्टिकुलर पाथ की बात करें, चाहे तो हम इस पाथ की बात करें या फिर हम इस पाथ की बात करें, दोनों ही पाथ के केस में क्या होगा, हमेशा जो एरो है वो एरो डिफाइन करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टिप होगा वो होगा इनिशियल पॉइंट पर या सोर्स पर जहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, और टिप
होगा इसका फाइनल पॉइंट पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँचा है फाइनली, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का डेस्टिनेशन है। So the displacement of a particle is defined as the change in position of the particle in a particular direction and is given by the vector drawn from its initial position to the final position। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि it is a vector drawn from the initial position to the final position in a specific direction। हमने पहले भी कहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर ही है। अगर मैं सेम लेंथ का वेक्टर और कहीं पर ड्रॉ कर दूँ तो डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं करेगा, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट बी को इंडिकेट नहीं कर पा रहा है फिलहाल, इसका जो टिप है वो फाइनल पोजीशन पे लाई नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या हो सकता है, ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पजेस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और सबसे ख़ास बात इट हैज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ की जो भी यूनिट होती है, सपोज़ अगर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था तो इसकी पाथ लेंथ की यूनिट क्या होगी, डेफिनेटली आप इसे या तो मीटर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मीटर में कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसे आप किलोमीटर में कैलकुलेट करेंगे, या फिर कोई छोटी डिस्टेंस अगर है तो आप इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी यूनिट पाथ लेंथ की है, जो भी यूनिट पाथ लेंथ की है वही सेम यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी होगी। इट मीन्स कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करेंगे, सपोज़ मुझे डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करना है कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, तो डेफिनेटली हम इस पर्टिकुलर वेक्टर की लेंथ को मेज़र करेंगे, इस वेक्टर की लेंथ को मेज़र करेंगे और इसकी वैल्यू जो भी आएगी, सपोज़ यहाँ पर डी है तो उस डी को हमेशा आप या तो मीटर में या फिर इसको किलोमीटर में या फिर इसको सेंटीमीटर में आप डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द डिज़ायर। तो नॉर्मली इसे मीटर में डिफ़ाइन किया जाता है, नॉर्मली हम लोग इसे कंसिडर करते हैं मीटर में। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट भी कैसी होगी, बिल्कुल लेंथ की जो यूनिट होती है उसी तरह से। अब सपोज एक अपोजिट केस कंसिडर करते हैं हम लोग। इन केस द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट बी टू पॉइंट ए, है ना। सपोज जो पार्टिकल है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहा है। अभी हमने क्या कंसिडर किया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है ना। जो हमारा एरो है वो किस तरह से दिया हुआ है, हमने पॉइंट ए से बी की तरफ। अब सपोज ऐसा कोई केस है कि सपोज यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट ए है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट बी से ए की तरफ आ रहा है, या मैं ऐसा कहूँ कि बी से ए की तरफ रिटर्न आ रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस तरह से दिया जाएगा, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिया जाएगा बी ए, ठीक है, बी इनिशियल पोजीशन, ए फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले केस में एक्चुअल में हम देंगे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरह से देंगे, ए बी, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, ए इज़ अ इनिशियल पोजीशन, बी इज़ अ फाइनल पोजीशन, और उसके ऊपर इस तरह से एरो। अब जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट बी से ए की तरफ, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको दिया जाएगा इस तरह से, बी इनिशियल पोजीशन, ए फाइनल पोजीशन होगी इस केस में, और उसके ऊपर एरो। ठीक है, अब अगर मैं सेम केस की बात कर रहा हूँ कि भाई यही पाथ है और इसी डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ गया और देन क्या हो रहा है, फिर वहाँ से लौट कर वापस आ रहा है, वहाँ से लौट कर वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसकी वैल्यू तो सेम होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन हाँ डायरेक्शन अलग अलग हो गई। ए बी और बी ए इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। पहले वाले केस में ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है और सेकंड वाले केस में बी से ए की तरफ आ रहा है। तो अब क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक निगेटिव साइन से हम इसे इंडिकेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। ठीक है, जो बी ए है बेसिकली वो क्या है, माइनस ए बी, या हम इसको सिंपल वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर अपोजिट हमें लिखना है तो, बी माइनस बी ए इज़ इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अगर मैं इनिशियल लेवल पे बी ए कंसिडर करता, ठीक है, और फिर ए बी को कंसिडर करता तो डेफिनेटली फिर मैं इस तरह से लिखता,
बट जनरलाइज वे में जो बुक वगैरह में है उसको इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है, इस तरह से शो किया जाता है बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से देखिए फिलहाल। सो फाइनली हम कह सकते हैं, फाइनली हम कहेंगे इट इज़ अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए बी बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे कि बी ए बेसिकली वही वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है ए बी की तरह, बट अब डायरेक्शन में कैसा है, वो अपोजिट है ए बी के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे डिफाइन करेंगे वेक्टर बी ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। सो एक और केस लेते हैं। सपोज अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो अपनी ही पोजीशन पर रिटर्न आ गया, ठीक है। सपोज किसी पार्टिकल ने चलना शुरू किया, इस तरह से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, पॉइंट ए से चलना उसने शुरू किया, ठीक। इस तरह से कोई पार्टिकल है, उसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी पर आया, देन पॉइंट सी पर आया, ठीक है, देन पॉइंट डी पर आया और फिर वापस पॉइंट ए पर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, बिल्कुल सेम। मतलब पॉइंट ए से बी पर आया, बी से सी पर, सी से डी पर, देन डी से वापस ए पर ये पहुँच गया। तो हम देखेंगे इसका इनिशियल पोजीशन भी इसकी ए है और इसकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है। तो इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, और ये इक्वल्स टू ए बार, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब सबसे ख़ास बात ये देखना है कि यहाँ पर दोनों की दोनों पॉइंट तो एक ही है बेसिकली ए, तो ए से ए की पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, वो बेसिकली हो जाएगी 0। तो हम कहेंगे कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर क्या हुआ, 0। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर वापस पहुँच गया, तो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग किसी तरह की है नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं पर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। सो फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पर if a particle returns to its initial position A after following certain path, ठीक है, एक सर्टेन पाथ एक ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया और फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही पहुंच गया, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर पाथ के बीच के हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा, जब कोई पर्टिकुलर पार्टिकल ने कोई पाथ ट्रैवल किया। अब जैसे इस केस में अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होगी, अब हम डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस बेसिकली होगी ए से बी, तो ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, फिर बी से सी, बी सी, देन सी से डी, सी डी, ठीक है। ये जितने भी ये सभी पाथ हैं बेसिकली, फिर डी से ए, डी से ए, तो इक्वल्स टू जो भी इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। सपोज ए से बी की डिस्टेंस हो गई 1, सपोज 2, बी से सी की भी हो गई 3, सी से डी की हो गई 4 और डी से ए की है 5। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा हमारा 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल्स टू 14। तो ये हो गई इसकी टोटल डिस्टेंस। इस मीन्स कि जो भी पाथ लेंथ होगी वो पाथ लेंथ का जो एडिशन होगा वो कहलाएगी पॉइंट ए से पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली हो रहा है इसका 0, तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से शो करेंगे इक्वल टू 0। ध्यान रहे यहाँ पर हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमने किसी तरह के वेक्टर सिंबल का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गलती से हमसे बन गया था, लेकिन हमें वेक्टर सिंबल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि बेसिकली डिस्टेंस एक जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं तब हमें वेक्टर सिंबल का ये जो ऊपर एरो बना हुआ है इसका यूज़ करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज़ डिस्टेंस, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की नेगेटिव जो हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको किस तरह से लिखना है हमें। तो ये हो गया बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। आपने समझ लिया कि किस तरह से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, किस तरह से इसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा और किस तरह से इसकी डायरेक्शन देखी जाएगी, ठीक है। मैं अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। सो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस तरह से हैं इसमें, द डिस्प्लेसमेंट हैज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे खास बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी वो बिल्कुल वही होगी जो लेंथ की यूनिट होती है। सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर
जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 3 जब मैं पढ़ा रहा था मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसके जो सेकंड लेक्चर था स्केलर एंड वेक्टर, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने स्केलर को, वेक्टर को भी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को उसके बाद वाले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। तो मैंने बताया था बेसिकली कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, अभी मैंने जस्ट बताया डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, इससे आप शो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने जो ये वाला एग्जांपल देखा अभी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि ए से बी की जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सपोज हो रही है यहाँ पर 5, ठीक है, 5 मीटर, तो डेफिनेटली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे होगा, तो नेगेटिव भी होगा डेफिनेटली। अब वो बी से ए पर जब रिटर्न आ रहा है तो हमने अभी कहा इट इज़ अ माइनस बी ए, या बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी मैं लिख सकता हूँ, दिस इज़ अ -5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इसे अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा जिसमें हमने स्केलर वेक्टर की बात की थी प्रीवियस चैप्टर में, उसे आप ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। So the third conclusion is this: in this chapter, in this lecture, the actual distance traveled by an object in a given time interval is either equal to or greater than the magnitude of the displacement, ठीक है। अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें, एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल जो लिया है अभी कंसिडर किया है, आप इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि अगर मैं एक्चुअल डिस्टेंस की बात करूँ तो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट की वो कैलकुलेट की 14 मीटर, ठीक है, इट इज़ अ 14 मीटर। और 14 मीटर की जो डिस्टेंस कैलकुलेट की है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज 14 इज़ ग्रेटर देन 0। तो सबसे खास बात तो ये कि जो पाथ लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। किस तरह से बराबर हो सकती है, तो देखिए अभी हमने जो ये वाला एग्जांपल लिया था आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक दूसरे एग्जांपल से और बता देता हूँ आपको। जैसे अगर सपोज़ कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, उस पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया और पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ठीक है, ए से बी की तरफ। अब यहाँ मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस ए से बी के बीच का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। सपोज़ ये आया 6 मीटर, ठीक है। हम आपसे कहेंगे कि बताइए इसका बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर और कोई पाथ तो नज़र आ नहीं रहा है, तो यही होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी की तरफ, ये भी होगा 6 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बिल्कुल एक होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं यूनिडायरेक्शनल मोशन की बात कर रहा हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन की हम अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिस्टेंस इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब इसमें थर्ड कंक्लूजन भी क्लियर हो गया आपको, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है सामने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट टेल्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। आप यहाँ पर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से इसको। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है सपोज, ठीक है। सो ए से बी की तरफ जब वो ऑब्जेक्ट जा रहा है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि वो ऑब्जेक्ट सपोज़ ये वाला रास्ता इख्तियार करता है, ये वाला पाथ अडॉप्ट करता है, ए से एल की तरफ, देन एल से एम, देन एम से बी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का पाथ है वो क्या हो गया, ए एल प्लस एल एम प्लस एम बी। और वहीं अगर बात करें तो इस ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ जाने के लिए कि शॉर्टकट पाथ भी है ये वाला, दिस वन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ही क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और यही वेक्टर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स,
ठीक है। सो इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं thus the displacement of an object between the 2 points, the displacement of an object between the 2 points tells the shortest distance between these 2 points। ठीक है। तो नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स डज नॉट टेल एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, तो डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट कभी भी ये डिफाइन नहीं करता कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ए से बी की तरफ या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ आने में कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए से बी की तरफ जाने में हो सकता है पाथ ये वाला अडॉप्ट भी किया हो या फिर ये वाला किया हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट यूनिक है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ यूनिक। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में हमें कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट ने ए से बी की तरफ पहुंचने में कौन सा वाला पाथ अडॉप्ट किया था। इसकी जानकारी हमें इससे नहीं मिलती। ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि ए से बी की बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, उसकी वैल्यू पता चलेगी और हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि ए के रिस्पेक्ट में बी किस डायरेक्शन में। ठीक है। बट हमें पाथ के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि बेसिकली जो पाथ है वो पाथ क्या फॉलो किया था किसी ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक पहुंचने के लिए। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द 2 पॉइंट इज़ अ यूनिक पाथ। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पार्टिकल इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ विच कैन टेक द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको ए से बी पर जाना है तो ए से बी पहुंचने के लिए जो पाथ होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक पाथ होगा। जब भी आपको ए से बी मेज़र करना है तो आप इसी तरह से मेज़र कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेज़र करने के लिए। जबकि अगर ए से बी के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है तो डेफिनेटली मैंने अभी कहा कितने भी नंबर ऑफ़ इन्फिनिट रास्ते हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के, इन्फिनिट रास्ते हो सकते हैं। ठीक है। इन्फिनिट पाथ हो सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज़ आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुंबई से दिल्ली की सपोज़ डिस्टेंस हो गई 1350 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर। ठीक है। मुंबई से दिल्ली जाना है आपको, इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया सपोज़, या मैं कहूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी कंसिडर कर रहा हूँ मैं 1350 किलोमीटर। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपको एक स्पेसिफिक रूट पर ही जाना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मुंबई से 1350 किलोमीटर चलना है और आप किसी और डायरेक्शन में 1350 किलोमीटर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली पहुँचेंगे। ठीक है। आप कहीं और पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिल्ली पहुँचना है तो डेफिनेटली आपको इस 1350 किलोमीटर के साथ साथ में एक डायरेक्शन भी दिखानी होगी, और वो जो पाथ होगा जिसमें वैल्यू होगी और बेसिकली डायरेक्शन होगी वो डिफाइन करेगा डिस्प्लेसमेंट को मुंबई से दिल्ली की तरफ, और वो क्या होगा, यूनिक होगा। वो होगा एक यूनिक पाथ, उसके अलावा और कोई पाथ दूसरा नहीं हो सकता। सो आई होप कि आपको ये कंक्लूजन सारे समझ में आए होंगे। काफ़ी सिंपल सा कंक्लूजन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्पेशली रेडार टेक्नोलॉजी में। ठीक है। और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं या उसके बारे में प्रिडिक्शन लगाना चाहते हैं कि भाई अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कहाँ होगा, तो इसलिए इस तरह के कंक्लूजन्स को हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा लेक्चर 1 में। हमने पढ़ा कि बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो ओरिजिन से उस पॉइंट का जो वेक्टर होगा, ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ वेक्टर जो शुरू हो रहा है ओरिजिन से और फिनिश हो रहा है कहाँ पर, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, उस पॉइंट पर जो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, तो ये डिफाइन करता है पोजीशन वेक्टर को। ठीक है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो किस तरह से दिखा सकते हैं। तो चलिए कंसिडर करते हैं, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल लोकेशन जो है वो ए है। हमने कंसिडर की इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल लोकेशन है वो क्या है, ए है। इस इनिशियल लोकेशन को आपने कैलकुलेट किया सपोज़ टाइम इंस्टेंट टी पर। आपने देखा टाइम इंस्टेंट टी पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस इनिशियल लोकेशन ए पर है, और आपने क्या किया, इस लोकेशन का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया। तो आपने ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया, और फाइनली एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, जिससे आपको पता चल गया कि ये
पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ऑब्वियसली ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर हम इसके साइड में लिखेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसकी लोकेशन को डिफाइन करेगा। और ये जो एरो होगा जो ओरिजिन से इस लोकेशन की तरफ ड्रॉ किया गया है, जिसका जो टेल है वो ओरिजिन पर है और इसका टिप जो है वो इस पोजीशन पर है, तो डेफिनेटली ये डिफाइन करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एट द टाइम इंस्टेंट टी, एट द टाइम इंस्टेंट टी। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दूसरे टाइम इंस्टेंट पर आपने फिर से देखा इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं और पहुंच गया। सपोज वो टाइम इंस्टेंट क्या है, टी डैश। आपने दूसरे टाइम इंस्टेंट टी डैश पर इस ऑब्जेक्ट को देखा तो वो कहाँ पहुंच गया, सपोज लोकेशन बी पर पहुंच गया। अब इस लोकेशन बी पर जब पहुंचा तो ऑब्वियसली आपने यहाँ कर भी कोऑर्डिनेट देख लिए। सपोज उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स डैश वाई डैश, और आपने इस लोकेशन बी का भी पोजीशन वेक्टर निकालना चाहा तो आपने क्या किया, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया इस लोकेशन पर, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया इस लोकेशन पर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये किसका होगा, पॉइंट बी का होगा एट द टाइम इंस्टेंट टी डैश। तो मैं बोल सकता हूँ बेसिकली द पोजीशन, इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द लोकेशन बी एट द टाइम इंस्टेंट टी डैश। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बी पर टाइम इंस्टेंट टी डैश पर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको दो पोजीशन वेक्टर मिल गए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अलग अलग लोकेशन पर, ये दोनों लोकेशन जो आपने देखी। अब आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन कौन है, ए, फाइनल पोजीशन कौन है, बी। तो आपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक एरो ड्रॉ कर दिया, और ये जो वेक्टर होगा ये डिफाइन करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ये किसे डिफाइन करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब अगर आपस में इनका एक रिलेशन आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसे आप वेक्टर एडिशन के थ्रू शो कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, ए से बी इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, और इसके पोजीशन वेक्टर कौन होगा, इसका हो गया ओ ए, और यहाँ पर इसका कौन सा हो गया, इसका हो गया ओ बी। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर ओ ए एंड ए बी, ओ ए एंड ओ बी, एंड ए बी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम चाहें तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। और ये किस तरह से लिख पाएंगे, तो इसके लिए आपको अगला लेक्चर देखना होगा जिसमें हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, वेक्टर एडिशन के लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो उन वेक्टर एडिशन के लॉ को देखने के बाद फिर जब आप समझेंगे इसे, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो हम इसे अगले लेक्चर के लिए पेंडिंग छोड़ दें। सो आई होप कि आपको अभी तक इतना क्लियर हुआ होगा। काफ़ी आसान सा चैप्टर था, काफ़ी आसान सा लेक्चर भी था, और चैप्टर भी बहुत आसान है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सामने फेस आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।